व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एवोल्यूशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन वर्ड के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब अपने हम जीन्स को, जेनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं विद वेरिएशन, तो उसे बोलते हैं, क्या नाम है, रिप्रोडक्शन। देखो, वेरिएशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर वेरिएशन नहीं होगा तो जो लोग हैं वो प्रेजेंट हैबिटेट में अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था बडिंग, फिशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। इनमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम इस चैप्टर में आज के टॉपिक में सिर्फ कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। क्योंकि फ्लावर, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी साइट है पूरे प्लांट में जो रिप्रोडक्शन करती है, तो पूरे प्लांट में फ्लावर इज द साइट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर वो साइट है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, पहला ही आ गया वर्ड फ्लावर। आपने लाइन, ये लाइन देख रहे होगे आप, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि द फ्लावर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर आपको जानते हो, पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको फ्लावर के बारे में जाननी है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। जिसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं, इसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं। शूट क्या होता है? ग्राउंड के अबव लेवल वालों को शूट कहते हैं, प्लांट के पार्ट को, और नीचे जो होता है उसे रूट कहते हैं। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज के सारे पार्ट्स मॉडिफाइड होते हैं, सारे पार्ट्स एज पर देयर फंक्शन होते हैं। ठीक है, फ्लावर का आपको यूज पता ही है, एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल है, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस यूज में आता है। ये मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बहुत सारे इनके यूजेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम 10th का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये पिक्चर आपने 10th में देखी, देखो एक्चुअल में ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस है, ठीक है। देखो ऐसे, आप देखो फ्लावर की जो कली होती है, कली मतलब जैसे रोज के जो रेड रेड पार्ट होते हैं उसे पेटल्स बोलते हैं। तो ये कली जो है, दिस पार्ट इज नोन एज, इसको बोलते हैं पेटल्स। जो फ्लावर को होल्ड करके रखती है, दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज सेपल्स। ये जो स्वेलन पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज, इसे पेडिसल भी बोलते हैं और स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में मैंने बताया था फ्लावर वो जगह है जहां पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल भी मेल भी। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, इससे ये पिस्टल है या कार्पेल है। कार्पेल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो ये वो ग्रीन वाला पार्ट है, ये तीन चीजों से बना है, पिस्टल या कार्पेल, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये तीन चीजें बना है। टॉप टॉप वाली जगह को बोलते हैं, टॉप वाली जगह को बोलते हैं स्टिग्मा, इस वाली जगह को बोलते हैं स्टाइल, और इस वाली जगह को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, और ये जो ये वाले पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे हैं, ये पूरा पार्ट, ये पूरा येलो वाला पार्ट, ये है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन के टॉप वाले को, ये स्वेलन पार्ट को बोलते हैं एंथर, और नीचे वाले इस लाइन को बोलते हैं, ये जो येलो वाली लाइन है इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो हमेशा याद रखो कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद यहाँ से ये रखना है कि पेटल्स का काम क्या होता है, पेटल्स का कलर चेंज होता रहता है, ये जस्ट फ्लावर्स को और अच्छा दिखाने के लिए होता है। सेपल्स का काम क्या होता है, ये बर्ड बर्ड मतलब कली जो होती है हमारी, कली को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। थैलेमस सोलन पार्ट को कहते हैं, जिससे हम फूल को पकड़ते हैं, उस डंडी को स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। आपको इंपॉर्टेंट से क्या याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है, पिस्टल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल के अंदर, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, वो स्टेमन के बारे में पढ़ने वाले। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके दो पार्ट है। स्टेमन के दो पार्ट कौन से? एंथर और फिलामेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेक्टिव है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुझे आपको यहाँ से एक ऊपर एक वर्ड चला गया, दो वर्ड्स जो आपको इंपॉर्टेंट है मुझे बताने होंगे। ठीक है, एक है कैल्स और एक है कोरोला। ठीक है, देखो सेपल्स एक तो आता नहीं है, सेपल मतलब वही पार्ट जो बर्ड को होल्ड करके रखता है, वो ग्रीन वाला पार्ट। तो सेपल्स के ग्रुप को हम कैल्स बोलते हैं, कैल्स। ठीक है, सेपल्स के ग्रुप को कैल्स बोलते हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स, कैल्स बोलते हैं, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। और सेपल पर पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला। ये याद रखना, सेपल्स के ग्रुप को काइल्स
और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एक तो मेल रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, बहुत सारे स्टेमन थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को बोलते हैं जिम्नोशियम। जिनोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रुप जो होता है पूरा, जिसमें एंथ्रोफिलामेंट सबके पास होता है, उसे बोलते हैं एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसे बोलते हैं जिम्नोशियम। देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो याद रखो एंड्रोशियम ऐसे याद रखना। अब क्वेश्चन है कि तुम कहोगे मैम ये तो बहुत बड़े बड़े नेम है, कैसे याद होगा? तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे क्या होता है? सेप्टल। सेप्टल के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स। उसके ऊपर होता है पेटल। पेटल के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला के अंदर फीमेल पार्ट को बोलते हैं जिनोसियम, मेल पार्ट के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम। जिनोसियम और एंड्रोसियम, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। देर आर मेनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या इवेंट्स होते हैं, क्या एक्चुअल में होता है, तो वो ठीक है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम पहले सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेमेन की बात कर रहे हैं। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मैंने अभी बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ऐसा दिखता है और यहाँ एक सोलन पार्ट होता है। ये सोलन पार्ट को बोलते हैं एंथर और इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, स्वोलन को एंथर और ये फिलामेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंथर एक्चुअल में दिखता क्या है? देखो बेस्ट एग्जांपल है, शिमला मिर्च का एग्जांपल लो। शिमला मिर्च कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, शिमला मिर्च कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो दो लोब्स है, बाय बायलोब्ड, बायलोब्ड वर्ड ये दिखाई दे रहा होगा आपको। बायलोब्ड मतलब दो लोब्स, इस दो लोब्स की तरह दिखता है आपको एंथर। और शिमला मिर्च को ऊपर से काट दिया, देखो ये शिमला मिर्च है, ये है एंथर, दिस वन इज एंथर। और ये नीचे वाली लाइन क्या है? इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो याद रखो एंथर और फिलामेंट ये किसका पार्ट है? स्टेमेन का पार्ट है। इसको मैंने ऊपर से काट दिया। इसके दो लोब्स होते हैं, आपको मैं तो चार दिख रहे हैं, एक्चुअली में सामने से देखोगे तो इसका ऐसे दो लोब्स होते हैं, इसे इसको बायलोब्ड कहते हैं। बायलोब्ड, हर लोब में, हर कोने में थेका मतलब होता है दो सैक। एक एक लोब में, ये एक पूरा लोब है और ये एक लोब है, हर लोब में दो सैक होते हैं, गड्ढे होते हैं, ये थेका बोलते हैं, थेका। तो दो गड्ढे हैं तो इसे डाई थेका बोलते हैं। एक थेका, दो थेका, डाई थेका, एक थेका, दो डाई थेका। कितने थेका हुए? चार थेका हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि एक ये फिलामेंट स्टेराइल क्या है? देखो फिलामेंट के पीछे वाले हिस्से पे एक पार्ट होता है जो एंथर को थैलेमस से जोड़ता है। ये स्टेराइल होता है, यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए स्टेराइल पार्ट है। एंथर के बैक में एक पार्ट होता है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। जस्ट वेट, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, मैंने इसकी पिक्चर रखी हुई है कि एंथर के उसमें पार्ट में हाँ मैं ये दिखाई, देखो ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, अच्छे से दिया हुआ है। स्टेमेन आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। स्टेमेन जो है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके ऊपर ये टॉप वाला, ये वाला पार्ट इज दिस एंथर। एंथर को देखो, ये बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है करेक्टिव है। करेक्टिव मतलब यही वो स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल पार्ट है जो एंथर को थैलेमस से या पेटल से जोड़ता है। यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इसका नाम स्टेराइल है। नो रिप्रोडक्शन, यहाँ कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टेराइल है। ठीक है, ये बात रखना। और एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, ये पूरा पार्ट क्या है? स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द लोब्स। लोब्स के बीच में होता है, दो लोब्स है इसलिए बाइलोब्स कहते हैं। बाइलोब्स कहते हैं इसको। और इस लोब्स के जो एक स्टेराइल पार्ट होता है जो कनेक्टिव का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये हो गया स्टेराइल पार्ट हो गया। अब इसके नीचे एंथर फर्टाइल पार्ट विद इन विच आर फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। देखो ये जो दिखाई दे रहा है, देखो ये दो लोब्स है, दो लोब्स में चार वो है, उसे इन चार छोटे छोटे छेद को हम थेका भी बोलते हैं। ईच लोब हैज टू थेका एंड दस कंटेन डाइथेसियस। ये जो छोटे छोटे लोब्स दिखाई दे रहे हैं इसे थेका भी बोलते हैं। और इसी के अंदर होता है पोलन सेक, इसी के अंदर क्या होता है, पोलन सेक, ये बात याद रखना। ठीक है, देखो एंथर फर्टाइल फिलामेंट स्टेराइल, फिलामेंट और एंथर के बीच एक स्टेराइल पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है। और एंथर और फर्टाइल एक ऐसी जगह होती है एंथर के अंदर जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, पोलन ग्रेन बनता है, तो उसे बोलते हैं एंथर फर्टाइल। ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इन बिकम द, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है ईच थेका हैज टू माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो ये वर्ड थोड़ा वैसा आ गया, ये थेका मतलब ये जो सर्कल्स है, ये जो सर्कल्स है इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ठीक है, तो अगर हर थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हुए, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हुए, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, हर थेका में दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब देखो ये कंफ्यूज मत होना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही जाके पोलन ग्रेन बनता है। तो हर थेका में दो माइक्रोस्पोरेंजियम, टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हुए, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हुए। ये वर्ड याद रखना, मैं आपको इसलिए यहाँ से पढ़ के इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ताकि आपको चैप्टर इजीली याद रहे। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स एंड बिकम द पोलन सेक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हर माइक्रोस्पोरेंजिया है, हर माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप होता है, फिर वो पोलन सेक बन जाता है, जो बहुत सारे माइक्रोपोर्स डेवलप करते हैं जो पोलन ग्रेन्स हो जाता है। यही आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होता। देखो दो लोब है, बायलोब्ड, उसके अंदर चार वो है, आ, छेद छेद है, उसे थेका बोलते हैं। हर छेद में दो वो है तो डाई थेका हो गया। हर थेका में, अब देखो हर थेका में क्या क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो हो गया वो डेवलप होते हैं और फिर बन जाते हैं पोलन सेक। यही पोलन सेक बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। थेका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, एक थेका में दो माइक्रोस्पोरेंजियम, तो टोटल दो थेका है, चार माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करता है पोलन सेक डेवलप करता है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, से बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब किसके अंदर हो रहा है, स्टेमेन के एंथर के अंदर हो रहा है। एंथर मतलब एंथर डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन है कि एंथर डेवलप कैसे करता है। ठीक है, तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म इन द एंथर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर बनता है जहाँ पे वहीं पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। तो पहले माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, फिर वो डेवलप करता है पोलन सेक को, पोलन सेक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स उन्हीं को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखो, ये वर्ड इतने बड़े में जाना नहीं, आपको सिंपली जानना है स्पोरेंजियस सेल। एंथर के बीच में एक स्पोरेंजियस सेल होता है। अब एक बार हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की डिटेल में जाना। माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर है, देखो एंथर के अंदर बायलोब है, बायलोब एक लोब के अंदर दो थेका है, थेका के अंदर एक थेका के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, दो थेका के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम एक्चुअल में चार लेयर से बना हुआ है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चार लेयर से बना हुआ है। ठीक है, पहली लेयर जो है चार लेयर से बना हुआ है। पहली ये लेयर जो है हम देख सकते हैं, मैं एक बार अपना पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चार लेयर से बना है। पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सबसे अपर वाली, ये स्पोरेंजियम दिखाई दे, स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर वाली इस लेयर को बोलते हैं, ये लेयर जो है एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। उससे नीचे वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथीशियम, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर, और एकदम अंदर जो लेयर उसे बोलते हैं टैप्टम। ये चार लेयर है। ये किसकी लेयर्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये किसके अंदर है, एंथर के अंदर भी, किसके अंदर है, थेका के अंदर है। याद रखो थेका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप करता है पोलन सेक, और पोलन सेक में बहुत सारे डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन, जिसका एक और नाम है, क्या नाम है, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब याद रखना माइक्रोस्पोरेंजियम चार लेयर से बना है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम।
ठीक है, पहले हम सबके फंक्शन बताते हैं। ये तीन जो है, कौन से तीन जो है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर जो है, वो इनका फंक्शन है प्रोटेक्ट करना। किसे प्रोटेक्ट करना? माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करना। टैपेटम का फंक्शन है और पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना। पोलन ग्रेन जो अंदर बनता है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्या प्रोटेक्ट करते, कौन को प्रोटेक्ट करते हैं? माइक्रोस्पोर एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है, एंडोथीसियम प्रोटेक्ट करता है और मिडिल लेयर प्रोटेक्ट करता है किसको? पोलन ग्रेन को, जो उसके अंदर बन रहा है। तो टैपेटम का काम क्या है? टैपेटम का काम है नोरिशमेंट देना। किसको नोरिशमेंट देना? पोलन ग्रेन को। ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्ट तो कर लिया, पोलन ग्रेन को बड़ा भी तो करना है, नरिश भी तो करना है। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम है टैपेटम का। ठीक है। टैपेटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मोर देन? यहाँ पे होता है मायोसिस, मियोटिक, ये वर्ड याद रखना। मायोसिस होता है, मायोसिस में आपको पता है ना, क्रोमोसोम्स कम होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो याद देखो, टैपेटम का काम है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देना। ये डेंस साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे एक साथ न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लियट होता है टैपेटम। और इसमें मायोसिस, मियोटिक प्रोसेस होता है, मायोसिस होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए एक बार हम चलते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसी के आगे बढ़ते हैं। अंडर डिवीजन लेयर होती है, ये वॉल है। एपिडर्मिस अभी मैंने बताया, एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव का काम करती है। एंडोथीसियम जो है वो थिकनिंग का काम करती है। डायसेंस, डायसेंस वर्ड का याद, ये देखो वर्ड से घबराना नहीं है। इस डायसेंस का मतलब होता है ये तोड़ता है, रप्चर करता है एंथर को। एंथर टूटेगा तभी तो पोलन ग्रेन बाहर आएगा। तो डायसेंस मतलब रप्चर करना। किसको रप्चर करना? एंथर को रप्चर करना। डायसिस मतलब एंथर को रप्चर करना। तो ये एंथर को तोड़ता था कि पोलन ग्रेन बाहर आ जाए। तो ये कौन है? एंडोथीसियम है। ये किसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजियम के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। साइड में आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द डायजेशंस ऑफ द एंथर। ये देखो अभी लिखा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है। डायजेशंस मतलब रप्चर करना। ये एंथर को तोड़ता है ताकि पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो सके, बाहर निकल सके। जब बाहर निकलेगा तभी तो पोलिनेशन करेगा। मिडल लेयर का काम क्या है? वो न्यूट्रिशन देता है पोलन किट को। पोलन किट मतलब पोलन ताकि बन जाए। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है, मिडिल लेयर डीजनरेट एंड मेच्योरिटी। और जैसी मेच्योरिटी होती है एंथर की, डीजनरेट हो जाता है, नया हो जाता है। ये बात याद रखना। ये देखो, ये मैंने अभी दिखाया, ये किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। बीच में कनेक्टिव है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके बाद स्पोरेंजियस टिश्यू, ये याद रखना है। तो देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम के एकदम बीच में होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, ऐसे देखो, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथीसियम, थर्ड लेयर मिडल लेयर, फिर टैपेटम। टैपेटम के अंदर होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू पहला एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम, फिर उसके अंदर होते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, ये याद रखना। इस किसके पार्ट हम पढ़ रहे हैं? हम माइक्रोस्पोरेंजिया का पार्ट पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का पार्ट पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैपेटम का फंक्शन मैंने आपको बताया ही दिया। टैपेटम का फंक्शन होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना? पोलन ग्रेन को। तो अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजिस डिफरेंट इवेंट्स थ्रू व्हिच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो, ये बात तो आपको मैंने बताई थी। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? पोलन सेक डेवलप होता है। वो पोलन सेक किसको डेवलप करते हैं? बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब दो का डबल वो करते हैं। आपको इनके वर्ड से डरने का नहीं है, इसकी बेसिक बेसिक बातें याद रखनी चाहिए। ठीक, ये बुक है इसलिए इसके वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा हुआ है। स्पोरेंजियस टिश्यू के बारे में ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो स्पोरेंजियस टिश्यू ये कहाँ होता है? स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है। ठीक है, तो स्पोरेंजियस टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द आर्कियोपोडियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म पोलन ग्रेन। यही डिवाइड होता है पोलन ग्रेन बनाने के लिए। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरेंजियस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं, ये डिवाइड होते हैं पोलन ग्रेन बनाने के। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरेंजियस प्रोसेस बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर चार लेयर के टैपेटम के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू, उसी के अंदर पोलन ग्रेन बनता है। ये वो जगह है पोलन ग्रेन बनता है। उस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। ठीक है, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ मास स्पोरेंजियस टिश्यू। पहला स्पोरेंजियस सेल डिवाइड करता है ताकि बहुत सारे
स्पोरेंजियस टिश्यू बन जाए। द स्पोरेंजियस टिश्यू डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्कोप मदर सेल। ये याद रखना, जो स्पोरेंजियस टिश्यू डिवाइड करती है, माइटोसिस करती है, अपने को डिवाइड करती है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप मदर सेल बनाती है। पहले ये याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमएमसी। क्वेश्चन आता है, स्पोरेंजियस टिश्यू डिवाइड करती है माइटोसिस के थ्रू, ये एमसीक्यू आता है कि स्पोरेंजियस टिश्यू किस प्रोसेस से डिवाइड करती है, माइटोसिस से डिवाइड करती है। और पहले क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, और पोलन मदर सेल पीएमसी। याद रखना, मैंने अभी बताया स्पोरेंजियस टिश्यू माइटोसिस से डिवाइड करती है, अपने आप को माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करती है, और पहले ये बनाती है एमएमसी माइक्रो स्पोर मदर सेल, या बनाती है पीएमसी पोलन मदर सेल। द दीज पीएमसी अंडर, अब पहले माइटोसिस होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू से पहले माइटोसिस होता है, फिर होता है मियोसिस, और वो प्रोड्यूस करती है टेट्राड और माइक्रोस्पोर्स। टेट्राड मतलब माइक्रोस्पोर्स को और अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये बात याद रखना। टेट्राड और माइक्रोस्पोर, देखो ऐसी, तो ये दिया हुआ है, यानी स्पोरेंजियस टिश्यू बीच में होता है, पहले उसके साथ माइटोसिस होता है, फिर वो एमएमसी प्रोड्यूस करती है, फिर पोलन ग्रेन, एमएमसी मतलब माइक्रोस्कोप मदर, फिर जो पीएमसी है पोलन मदर सेल, उनका मियोसिस होता है और प्रोड्यूस करती है टेट्राड और माइक्रोस्कोप, वो बहुत टेट्राड और बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, सेलोस गेट्स डिपॉजिटेड, इतना तो नहीं पढ़ना आपको, अलग अलग शेप है ये। ठीक है, यही माइक्रोस्पोर्स, ये देखो ये लाइन याद रखनी है, पीएमसी हुआ, पीएमसी इज पोलन मदर सेल, पीएमसी ने बहुत सारे टेट्राड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करी, यही माइक्रोस्पोर्स को जब डिहाइड्रेट करते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो ये सेपरेट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे याद रखो, स्पोरेंजियस टिश्यू में क्या हो रहा है, स्पोरेंजियस टिश्यू में पहले मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होने के बाद क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी, माइक्रो स्पोर्स मदर सेल, या पीएमसी पोलन मदर सेल। वो पोलन मदर सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो बहुत सारे माइक्रो मियोसिस ऊपर वो कर रही है मियोसिस, फिर माइटोटिक से माइक्रो टेट्रा माइक्रोपोर्स वो करिए, माइक्रोपोर्स जो है वो सेपरेट होके वो पोलन ग्रेन दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा पोलन ग्रेन बन गया, पोलन ग्रेन की शेप से अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोपोर्स इस शेप में अरेंज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोपोर्स और माइक्रोजेनेसिस, प्रोसेस का नाम माइक्रोजेनेसिस है ना। देखो माइक्रोपोर्स जो है, जो सेपरेट होकर पोलन ग्रेन बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होने के बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो, 4 हैप्लॉइड, 4 सेल, 4 हैप्लॉइड बनते हैं, डायप्लॉइड तोड़ के हैप्लॉइड बनते हैं माइक्रोपोर्स, और उनके ऊपर सेलस वॉल लगी होती है। कौन सी वॉल लगी होती है, सेलस वॉल। लार्जर सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और स्मॉलर सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। आपको ठीक है, इस पार्ट से, इससे पहले एक चीज याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन से याद रखना कि पोलन ग्रेन जो एक मेल गेमोफाइट है, गेमोफाइट मतलब मेल गेमेट है, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेट है, ये बात याद रखना। पोलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर से बना है, एक इंटाइन लेयर, इनर लेयर, एक्साइन लेयर, आउटर लेयर। ठीक है, एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन से बना है, एक्साइन जो है वो किससे बना है, स्पोरोपोलिन से बना है। स्पोरोपोलिन जो है रेसिस्टेंट है, मतलब वो कोई बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उसमें कोई अटैक नहीं हो पाता किसी भी केमिकल, वो बहुत रेसिस्टेंट है, बहुत मतलब सख्त होता है, इजी की अटैक नहीं करता है। तो याद रखो, पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन जो है इंटाइन लेयर और एक्साइन लेयर से बना है। एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, और स्पोरोपोलिन जो है रेसिस्टेंट टू एनी फिजिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप। अब इसके आगे हम इंपॉर्टेंट, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ड्यू टू दिस द पोलन ग्रेन कैन बी रिजर्व फॉर मेनी इयर्स एज अ फॉसिल एंड हेल्प इन मेनी टेक्सोनोमिकल स्टडीज। ये याद रखना, सिर्फ एक्साइन जो है स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, स्पोरोपोलिन जो है वो बहुत सख्त होता है, बहुत ही रेसिस्टेंट होता है भाई फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो इसी वजह से पोलन ग्रेन होता है वो बहुत सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर मेनी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना, एक्साइन हैज डिफरेंट स्कल्पचरिंग पैटर्न व्हिच हैज हेल्प्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। The germ pore are present on the surface of the pollen grain. The exine is absent over the germ pore. Pollen tube emerge from the germ pore. ये बात याद रखना कि देखो, ये मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर में चलते हैं।
जर्म पोर क्या होता है? पोलन ग्रेन के बीच में एक जर्म पोर नाम की चीज होती है जहां पे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होता। जर्म पोर जो होता है, पोलन ग्रेन के बीच में एक जर्म पोर नाम की चीज होती है प्रेजेंट ऑन सरफेस, और सरफेस पे, पोलन ग्रेन के सरफेस पे जर्म पोर होता है जहां पे एग्जाइन नहीं होता। एग्जाइन नहीं होता विच मीन्स यहाँ से कोई, ये सख्त नहीं है तो यहाँ से कोई चीज निकल सकती है, तो यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब भी तो ट्रांसफर करती है पोलन ग्रेन को, तो यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब। तो याद रखना कि जर्म पोर वो जगह है किसके ऊपर है? पोलन ग्रेन के सरफेस पे है जिसके ऊपर एग्जाइन एब्सेंट है। एग्जाइन क्या? आउटर सरफेस है पोलन जर्म का, पोलन ग्रेन का। ये जर्म पोर के ऊपर नहीं होता ताकि जर्म पोर से क्या निकल सके? यहाँ से पोलन ट्यूब निकल सके। पोलन ट्यूब का काम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। पोलन ट्यूब का काम होता है यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, एंथर के पास तक जाता है, फिर पोलिनेशन के लिए रेडी, पोलिनेशन के लिए आगे प्रोसेस करता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बस एक चीज याद रखना कि पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है वो दो प्रोसेस से बनता है। एक एक्साइन, वो दो लेयर से बनता है, एक एक्साइन होता है और एक एनाइन होता है। ठीक है, तो याद रखना आज हमने मेनली पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये दिखाया कि पोलन ग्रेन डाइकॉट होता है। डाइकॉट मतलब 3 जंप पोर भी हो सकते हैं। 10 आर नोन एज ट्राई। अगर पोलन ग्रेन में 2 जंप पोर है, जंप पोर मतलब से पोलन ग्रेन में से अगर 2 जंप पोर है तो डाइकॉट, 3 है तो ट्राइकोपलेट। अगर पोलन ग्रेन में 1 जंप पोर है तो मोनोकॉट, और अगर उसे हम मोनोकोपलेट भी कहते हैं। ये आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया है। एक्साइन इज द आउटर लेयर, इंटेन इज द इनर लेयर। साइटोप्लाज्म अच्छे से जानते हैं। जम्पोर वो जगह है, ये जम्पोर कौन सी जगह है? ये जम्पोर वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। यहाँ से क्या बाहर निकलती है? पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव्स का था। बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स है पर आपको एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है। पहले आप रीड करिए, इसको देखिए, रीड करिए एनसीईआरटी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, साइड में क्वेश्चंस देख सकते हो। आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। बाद एट द लास्ट में क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। याद रखना पोलन ट्यूब इज दैट टॉपिक जिसमें नीट सीयूईटी से पोलन ट्यूब से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब कुछ नहीं, पोलन ट्यूब टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको पोलन ट्यूब टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। आज का काम है सिर्फ पोलन ट्यूब टॉपिक अच्छे से पढ़ो और कुछ नहीं करना है। स्टेमिन वो सब पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे पर जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।